नमस्ते दोस्तों। आपको पता ही होगा पुणे में गुलेनबर्ग सिंड्रोम जो है ये काफ़ी हलचल मचा रहा है। काफ़ी सारे लोग इसकी वजह से एडमिट हो रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी इसकी वजह से हो गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली गुलेनबर्ग सिंड्रोम होता क्या है, कि कितना इंसिडेंसेस है, मतलब कितने लोगों में कितनी ये बीमारियां दिखाई देती है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके इलाज क्या है, और अंत में हम देखेंगे कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस बीमारी में काम कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना। सो गुलेनबर्ग सिंड्रोम या AIDP यानी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली न्यूरोपैथी। सो ये ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूरॉन्स या नर्व्स का इन्फ्लेमेशन होता है, बाद में डीमाइलिनेशन और रीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन मतलब वो जो नसें है उसके ऊपर का जो कवरिंग है जिसको माइलिन शीथ बोला जाता है, ये खराब होना चालू होती है और कुछ दिन के बाद वो फिर से ठीक भी होने लगती है। सो इन्फ्लेमेशन, डीमाइलिनेशन और रीमाइलिनेशन, ऐसा तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको गुलेनबर्ग सिंड्रोम कहा जाता है। इंसिडेंसेस मतलब ये कितने लोगों में ये बीमारी दिखाई देती है, तो डेटा ऐसा बताता है कि अराउंड 1 लाख लोगों में 2 लोगों को ये बीमारी होती है। कॉजेस मतलब किस चीज की वजह से ये सिंड्रोम या गुलेनबर्ग सिंड्रोम ये बीमारी होती है। सो 50 to 60% केसेस में ऐसे पाया गया है कि जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद ये बीमारी होती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, या फिर आपको वायरल डायरिया, या आपको हर्पीज जूस्टर, ऐसे वायरल इन्फेक्शन होने के बाद कुछ दिनों के लिए बीमारी दिखाई दी है। और भी जैसे कि वैक्सीन, टेटानस का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन और दूसरे भी वैक्सीन होते हैं जिनके बाद भी ये बीमारी दिखाई देती है। इवन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद भी कुछ लोगों में ये बीमारी दिखाई दी है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई नाम का बैक्टीरिया है जो पोल्ट्री में दिखाई देता है। सो अनकुक्ड फूड और स्पेसिफिकली नॉनवेज फूड अनकुक्ड रहेगा और पानी कॉन्टेमिनेटेड रहेगा। सो ये कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई जो है इसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा दिखाई देती है। वायरल इन्फेक्शन, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से, और कुछ वैक्सीन। सो ऐसे अलग अलग कारण से जिसकी वजह से ये गुलेनबर्ग सिंड्रोम दिखाई देता है। गुलेनबर्ग सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप कह सकते हो, कि जिसमें खुद का शरीर ही खुद को नुकसान करना चालू कर देता है। एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनने लगती है जो नर्व को डैमेज करती है। क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो पहले खाली पैरास्थीसिया यानी हाथ पे, स्पेसिफिकली पैरों में असेंडिंग फ्लासिड पैरालिसिस, ये इसका क्लासिकल है कि जिसमें पैर से होके ऊपर ऊपर बीमारी चढ़ते आती है। पैर में पहले नमनेस, मूंगे जैसा लगेगा, सुई चुभने जैसा महसूस होगा, और फिर आपको पेन रहेगा, आप ज्यादा डिस्टेंस तक चल नहीं पाओगे, और धीरे धीरे ये पैरालिसिस बढ़ते जाएगा। फिर एब्डोमिनल मसल, फिर चेस्ट के मसल, और जब ये चेस्ट के मसल पे आ जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए फिर जो मरीज होते हैं इनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या वेंटिलेटर, बाईपैप, इस चीजों का जरूरी पड़ता है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले तो यही है कि आपको जॉइंट पेन या चींटी जैसा लगना, मूंगे जैसा लगना, दर्द होना और वीकनेस महसूस होना, चलने के बाद, थोड़ा चलने के बाद थकावट सी लगना, ये सिम्टम्स जो है शुरुआती दिनों में दिखाई देंगे। ये बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का स्टडी किया जाता है। आपके रीढ़ के हड्डी के बीच में से एक निडल डाल के CSF निकाला जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। वो CSF में अगर अल्बुमिन का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है तो ऐसे माना जाता है कि आपको गुलेनबर्ग सिंड्रोम हुआ है। साथ में जो आपके लक्षण है ये दोनों को मैच करके, साथ में अगर आपको बीमारियां है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी भी अलग से जांच की जाती है। डायबिटीज वाले मरीज हर बीमारी को ज्यादा प्रोन होते हैं, वैसे ये बीमारी को भी ज्यादा प्रोन होते हैं। ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, सो गुलेनबर्ग सिंड्रोम में ज्यादातर मरीज को ICU केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अराउंड 30 to 40% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, यानी उनका रेस्पिरेटरी मसल जो है उनका पैरालिसिस दिखाई देता है। वहां के जो नर्व्स है वो
पैरालिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते, इसलिए उनको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, बाईपैप इस चीज का जरूरत पड़ता है। बाकी ट्रीटमेंट में प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है, प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं, स्टेरॉइड भी यूज किए जाते हैं। बट स्टेरॉइड की रिसेंट स्टडीज ऐसे बताती है कि स्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज किए जाते हैं वो उतना फायदा नहीं करते हैं जितना प्लाज्मा फेरेसिस या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शंस करते हैं। और साथ में आपको फिजियोथेरेपी, एडिशनल जो बीमारियां है उसकी केयर करना, एडिशनल जो सिम्टम्स है उसकी केयर करना जरूरी होता है। अभी हम देख लेते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कौन कौन सी है जो गुलेन-बरे सिंड्रोम में काम कर सकती है। सो इनिशियल फेजेस में जब स्टार्टिंग होती है, सोर, लेम, ब्रूअस फीलिंग रहेगी पैर में, असेंडिंग सिम्टम्स रहेंगे, तो ऐसे टाइम में लेडमपाल, अर्निका मोंटेना ये दवाइयाँ काफी अच्छा फायदा दे सकती है। जब बीमारी थोड़ी बढ़ने लगेगी, पैरालिसिस टाइप दिखने लगेगा, तो प्लम्बमेट, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, ओपियम, कोनियम ऐसी दवाइयाँ ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। जब आपके लंग्स के ऊपर पैरालिसिस या लंग्स के सिम्टम दिखाई दे तो सबसे अच्छी दवाई एंटीमटार्ट हो सकती है, इपिकैक हो सकती है। सो ऐसी दवाइयाँ ये तब काम कर सकती है जब आपको लंग का अफेक्शन होगा। और याद में रखिए कि होम्योपैथी की दवाइयाँ को आपको सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखना ही पड़ेगा, साथ में आपकी मेंटल मेकअप कैसे है। आपको गुलेन-बरे सिंड्रोम तो हुआ है पर आप उसमें करेजियस हो, फियरफुल हो, तो ये सब पॉइंट कंसिडर करके दवाइयाँ दे सकते हैं। साथ में जलसीमियम भी एक दवाई है जो इस्तेमाल की जा सकती है, और भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बट सिम्टम के हिसाब से लेडमपाल, अर्निका, जलसेमियम, प्लम्बम, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, कोनियम, ये ऐसी कुछ 5-10 दवाइयाँ हैं जो स्पेसिफिकली इस बीमारी में काम कर सकती है। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।